मिच कैया को घर ले गया। दोनों तब तक चुप रहे जब तक वे उसके अपार्टमेंट में नहीं पहुंचे। देखकर कि वह रोने लगी है, उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा। हमें करीब आने में सालों लग गए, अब सब खत्म हो गया। वह पीछे हटा, अपने हाथ उसके चेहरे पर रखे। यह खत्म नहीं हुआ, उसे कुछ समय दो, वह शांत हो जाएगा और हमें एक साथ होने की आदत हो जाएगी। वह समझ जाएगा, तुम देखना। क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसने अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और उसके आंसू पोंछे। वह एक अच्छा इंसान है और समझ जाएगा कि तुम खुश रहने की हकदार हो। अभी वह तुम्हारी चिंता कर रहा है, उसे लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे के पीछे हूं, लेकिन तुम नहीं हो। मुझे विश्वास है कि वह गहरे में यह जानता है, लेकिन अब मुझे नई नौकरी और रहने की जगह ढूंढनी होगी। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है जो 3 जन्मों तक चलेगा। मेरे प्यार, मैं तुम्हारे पैसे पर नहीं जीऊंगा। मैं फिर से काम ढूंढ लूंगा, लेकिन शायद बॉडीगार्ड जैसा कुछ कम खतरनाक। मुझे पता था तुम ऐसा कहोगे, लेकिन कम से कम मेरे साथ रहने आ जाओ। हम वैसे भी हर समय साथ रहते हैं, तो तुम क्या कहते हो? मुझे यह पसंद है। जब वह नहा रही थी, उसने उनके लिए रात का खाना बनाया। कुछ अच्छा महक रहा है, उसने बाथरोब पहनकर किचन में प्रवेश करते हुए कहा। उसे हमेशा आश्चर्य होता था कि मिच जैसा बड़ा हट्टा कट्टा आदमी इतना अच्छा खाना कैसे बना सकता है, लेकिन जो उसे और भी हैरान करता था वह यह था कि वह उससे प्यार करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कोई प्यार करने वाला मिलेगा या कि वह भी किसी से प्यार करना चाहेगी। वह सुरेश से बहुत अलग था। वह नरम, देखभाल करने वाला था और उसे खूबसूरत महसूस कराता था। उसकी पीठ पर निशान उसे घृणा नहीं करते थे। जब उन्होंने पहली बार प्यार किया था, वह नहीं चाहती थी कि वह उन निशानों को देखे जो निशान सुरेश ने उसे दिए थे, ताकि कोई और पुरुष उसे न छुए। लेकिन मिच ने उसे दिखाने के लिए कहा। फिर उसने उन निशानों को चूमा, उसे यह जताते हुए कि वह अभी भी एक खूबसूरत और वांछनीय औरत है। वह उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराया। यह कुछ खास नहीं है, बस चिकन और सलाद। उसने उसके लिए एक कुर्सी खींची। तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसके लिए कोई है। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, यह मुझे सुकून देता है। मैं अपनी जान बचाने के लिए भी खाना नहीं बना सकती, उसने चिकन का एक टुकड़ा खाते हुए कहा। सुरेश मुझे सीखने नहीं देता था। वह कहता था कि धनवानों के लिए खाना बनाना और सफाई करना जैसे काम नीचे स्तर के हैं। माफ करना, मुझे उसके बारे में बार बार बात नहीं करनी चाहिए। उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं जानता हूं कि वह सबके लिए कितना कमीना था, लेकिन यह नहीं जानता कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हें मेरे सामने अपनी बात कहने से कभी डरने की जरूरत नहीं है। जब हम पहली बार साथ आए, सुरेश बहुत दयालु, बहुत प्यार करने वाला था, लेकिन शादी के बाद वह एक राक्षस में बदल गया। मारपीट तुरंत शुरू हो गई। उसने मेरे परिवार और दोस्तों को मुझसे छीन लिया। वह यह तय करता था कि मुझे क्या पहनना है, मेरे बाल कैसे रखने हैं। उसने मुझे तभी ध्यान दिया जब उसे सेक्स चाहिए होता था, तब भी वह क्रूर था। सालों तक उसने मेरा बलात्कार किया। जब मैं दर्द दिखाती थी तो उसे उत्तेजना मिलती थी, इसलिए मैंने वहां लेटना और कोई भाव न दिखाना सीख लिया। उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। सब उससे डरते थे, कोई उसके खिलाफ नहीं जाता था। मिच ने देखा जब वह अपना दिल खोलकर बता रही थी। वह उस आदमी के बारे में काफी कुछ जानता था, लेकिन उसकी क्रूरता की हद नहीं जानता था। उसने उसके लिए एक और ग्लास वाइन डाला, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जब मैं समर के साथ गर्भवती हुई, मैं आखिरकार खुश थी। मेरे पास प्यार करने के लिए कोई था, लेकिन सुरेश को जलन होती थी। वह नहीं चाहता था कि मैं उससे इतर किसी और से प्यार करूं। एक रात मैं उठी और मुझे लगा कि कुछ गलत है, इसलिए मैं नर्सरी में गई। मेरा बच्चा मर चुका था, इसे SIDS की मौत माना गया, लेकिन मुझे पता है कि सुरेश ने उसे मार डाला। मैंने यह कहानी सुनी है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है
कि उसने अपने ही बेटे को मार डाला? कैया ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। मुझे यकीन है, जब ऐसा हुआ उसने कहा कि अब मैं केवल उससे प्यार कर सकूंगी। उसने यह भी कहा कि अगर मैंने फिर कभी किसी चीज या किसी और के लिए प्यार दिखाया तो वह उसे या उन्हें नष्ट कर देगा। इसलिए जब कबीर पैदा हुआ मैंने उसे अपने पूरे दिल से प्यार किया, लेकिन मुझे पता था कि मैं उसे कोई प्यार या स्नेह नहीं दिखा सकती। मैंने ऐसा उसकी जान बचाने के लिए किया, उसे जिंदा रखने के लिए। वह अब यह जानता है और आप दोनों करीब आ गए हैं। हम करीब आए थे, लेकिन क्या होगा अगर वह हमारे खिलाफ हो गया? वह समझ जाएगा, खासकर समायरा के साथ। कैया ने अपनी बहू के बारे में सोचकर मुस्कुराया। मुझे बहुत खुशी है कि वह उसकी जिंदगी में आई। उसने उसे बदल दिया। वह अपने पिता जैसा था। जब तक कि वह नहीं आई उसने उसे बिना शर्त प्यार दिया और उसे प्यार करना सिखाया। मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने उसे हमारे पास लाया और मुझे 2 खूबसूरत पोते पोतियों से नवाजा। मिच ने सिर हिलाया। हाँ, वह वाकई उसकी परी है। सुरेश ने मुझे यकीन दिलाया था कि कोई दूसरा पुरुष मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। उसने कहा था कि मैं बदसूरत और ठंडी हूँ। वह गलत था। तुम मेरे मिलने वाली सबसे खूबसूरत और प्यार करने वाली औरत हो। मुझ पर भरोसा करो, तुम ठंडी तो बिल्कुल नहीं हो। देर हो गई है, चलो बिस्तर पर चलें। खाली प्लेटों को सिंक में रखकर उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे बेडरूम में ले गया। जब वे बिस्तर पर लेटे उसने बताया कि वह एक हथियारों के परिवार में पला बढ़ा। मेरे पिता मॉब में थे। जब तक उनकी हत्या नहीं हुई मेरी माँ उस आदमी के साथ भाग गई जिसने उन्हें मारा। मैं कुछ समय तक सड़कों पर रहा और जल्द ही एक हिटमैन बन गया। उसी तरह मैं सुरेश के लिए काम करने लगा। उसने मुझे एक हत्या के लिए रखा था। फिर मैं उसके लिए बॉडीगार्ड के तौर पर काम करने लगा, जब तक कि मुझे चोट नहीं लगी और उसने मुझे निकाल नहीं दिया। कबीर और मैं करीब आए और फिर उसने मुझे खुद रख लिया। मुझे तुम्हारे बेटे के लिए काम करना पसंद था। वह अपने पिता जितना दुष्ट नहीं था। फिर जब उसकी मुलाकात समायरा से हुई उसने अपनी जिंदगी बदल दी। एक बेहतर इंसान बन गया, दूसरों के प्रति कम हिंसक। वह हंसा। कबीर को अब सालों से कोई मारने की कोशिश नहीं कर रहा। वह उसकी बाहों में लेटी थी। अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह उससे प्यार करता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह उससे लगभग 10 साल बड़ी थी, लेकिन वह उसे फिर से एक युवा लड़की की तरह महसूस कराता था। उसे पसंद था कि वह उसे कैसे पकड़ता था। उसकी मजबूत बाहें उसके चारों ओर लिपटी रहती थीं। उसे उसकी चौड़ी छाती पर सिर रखना और उसकी उंगलियों से उसकी छाती के बालों के साथ खेलना पसंद था। आंखें बंद करके उसने प्रार्थना की कि कबीर समझ जाए। वह उनके बीच किसी को चुन नहीं सकती थी। अगली सुबह वे नाश्ता खत्म कर चुके थे और लिविंग रूम में बैठे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखता हूँ, मिच ने अपनी कॉफी नीचे रखते हुए कहा और दरवाजा खोलने गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कबीर को देखकर पूछा। मैं तुमसे और मेरी माँ से बात करने आया हूँ। क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? ये इस बात पर निर्भर करता है। क्या तुम यहाँ अपनी माँ को परेशान करने आए हो? वह तुम्हारे घर से निकलने के बाद बहुत परेशान थी। तुम वाकई उसकी परवाह करते हो, है ना? मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं बस तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ। मिच ने रास्ते से हटकर कबीर को अंदर आने दिया। जब वे लिविंग रूम में आए, कैया खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसने उसे देखा। कबीर, माँ, हमें बात करनी है। हाँ, करनी है। क्या तुम कॉफी लोगे? हाँ, कृपया, उसने कहा, एक कुर्सी पर बैठते हुए। उसने उसका हाथ से कप लिया और देखा कि उसका हाथ कांप रहा था। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक वह मिच के बगल में बैठ नहीं गई। मैं कल के अपने व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं गलत था। यह तुम्हारी जिंदगी है और अगर तुम दोनों प्यार में हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। कबीर, क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? कैया ने कुछ राहत महसूस करते हुए पूछा। तुम प्यार और खुशी की हकदार हो जो सुरेश ने तुम्हें झेलने दिया। उसने मिच की ओर देखा। अगर तुमने कभी उसे दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मिच खड़ा हुआ और उसके पास गया। तुम्हें इसकी कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं उससे प्यार करूंगा।
और उसकी देखभाल करूंगा अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से तक। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कबीर का हाथ मिलाया जो खड़ा हो गया था। मैं वाकई चाहूंगा कि तुम मेरे लिए काम करते रहो। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी, मिच ने जवाब दिया। उसने उसे एक अजीब नजर दी और फिर मुस्कुराया। तुम मुझे गले लगाना चाहते हो, है ना? उसने पूछा, या जानते हुए कि कबीर अपने परिवार के अलावा किसी को गले नहीं लगाता। नहीं, मैं नहीं चाहता, उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बड़े कद के मिच ने उसे करीब खींचकर एक बड़ा सा भालू जैसा गले लगाया और फिर छोड़ दिया। वे सब बैठ गए और एक और कॉफी पी और बातें की। तो तुम दोनों शादी कब करने की योजना बना रहे हो? मिच और कैया ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। जल्द से जल्द, दोनों ने एक साथ कहा। हमें इंतजार करने का कोई मतलब नहीं दिखता हमारी उम्र में, कैया ने जवाब दिया। तुम लोग कहाँ रहोगे? यहाँ शायद, उसने कहा, मिच का हाथ पकड़ते हुए। कबीर ने उन्हें देखा और समझ गया कि वे कितने प्यार में हैं। मिच, तुम सालों से मेरे साथ हो और मेरे परिवार की रक्षा की है। अगर तुम मेरे घर से दूर चले गए तो मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छा काम कर पाओगे। अगर मैं गेस्ट हाउस को फिर से बनवाऊं, उसे बड़ा करूं, तो क्या तुम दोनों वहां रहने पर विचार करोगे? मेरे अपार्टमेंट का क्या? तुम इसे बेच सकती हो या किराए पर दे सकती हो, जो तुम चाहो। मुझे पता है कि समायरा और बच्चों को तुम्हें पास में रहते देखकर खुशी होगी। मुझे अपने परिवार की रक्षा के लिए मिच पर निर्भरता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। कैया ने कबीर की ओर देखा। हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करना अच्छा लगेगा। कबीर मुस्कुराया। समायरा और बच्चे बहुत खुश होंगे। अब चूंकि तुम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हो, मैं अपने घर को तुम्हारी शादी और रिसेप्शन के लिए पेश करना चाहूंगा। मुझे पता है कि समायरा को तुम्हारी शादी की योजना बनाने में मदद करने में बहुत खुशी होगी। कैया मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। शानदार, मुझे उसकी मदद लेना अच्छा लगेगा, तो उसे बता देना कि मैं बाद में शादी की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आऊंगी। कबीर, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। वह उठा और अपनी माँ के पास गया, उसे एक बड़ा सा गले लगाया। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो। समायरा ने मुझे सिखाया है कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है। इतने सालों तक मैंने तुमसे नफरत और गुस्सा किया। मुझे कभी नहीं पता था कि तुमने किस नरक को झेला, लेकिन अब मुझे वह माँ मिली है जिसे मैं हमेशा चाहता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपने बेटे को यह कहते सुनकर कि वह उससे प्यार करता है, उसका दिल खुशी से भर गया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बेटा, हमेशा से करती थी। कबीर को एक कंपन महसूस हुआ। उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ ऐसी भावनात्मक मुलाकातों की आदत नहीं थी। गले लगाने से पीछे हटकर उसने अपना गला साफ किया। मैं अब तुम दोनों को छोड़ता हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को कल रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहूंगा और हम शादी और गेस्ट हाउस के रीमॉडलिंग के विवरण पर चर्चा कर सकते हैं। कबीर, शुक्रिया, कैया ने कहा, अपनी आंख से गिरने वाले एक आंसू को पोंछते हुए। तुम्हें समायरा को धन्यवाद देना चाहिए, वही थी जिसने मुझे सच दिखाया। क्या तुम्हें आज मेरी जरूरत नहीं होगी? मिच ने पूछा जब वे उसे दरवाजे तक छोड़ने गए। नहीं, तुम यहाँ रुको और बाकी दिन का आनंद लो। शायद मेरी माँ को कहीं अच्छी जगह ले जाओ। मैं ऐसा करूंगा, उसने कहा, अपनी बांह कैया के कंधे पर रखते हुए। जब कबीर चला गया, उसने मिच की ओर मुड़कर उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी, उसे एक बड़ी सी मुस्कान दी। कबीर का हमें आशीर्वाद देना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बात है। मुझे तुमसे ईमानदारी से कहना होगा, अगर वह हमारे शादी के खिलाफ रहता तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ा पाती। मैंने अपने बेटे को वापस पाने के लिए इतने साल इंतजार किया और अब मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी। मुझे पता है और मैं समझता हूँ। मुझे वाकई ज्यादा चिंता नहीं थी। मुझे पता था कि उसकी परी उस पर अपना जादू चला लेगी। वह वाकई उसके साथ कुछ खास करती है। तुम कह सकते हो कि उसने जंगली जानवर को वश में कर लिया। वह हंसी। उस लड़की ने उसे अपनी छोटी उंगली पर नचा रखा है। एक अच्छी औरत पुरुष के साथ ऐसा कर सकती है। क्या मैंने तुम्हें अपनी छोटी उंगली पर नचाया है? उसके कमर पर अपने हाथ रखकर उसने उसे करीब खींचा। वाकई में मेरे प्यार, उसने कहा। अपना सिर नीचे करके उसे जुनून से चूमा।
उस चुंबन ने उन दोनों में इच्छा की आग जला दी। उसे दुल्हन की तरह उठाकर वह उसे बेडरूम में ले गया और लिटा दिया। उसने उसे दिखाया कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसे कितना खूबसूरत समझता है। वह पहले कभी प्यार में नहीं था, उसके क्रश हुए थे, लेकिन किसी और औरत के लिए उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। उसके साथ जो प्यार वह बांटता था वह सालों में धीरे धीरे विकसित हुआ था, जब तक कि उसने आखिरकार उसे बताया कि वह कैसा महसूस करता है। और वह खुशी से फूला नहीं समाया जब उसे पता चला कि वह भी उसके लिए वैसा ही महसूस करती है। अब उसे वह प्यार मिला था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। कबीर अपनी माँ और मिच को छोड़कर शहर में अपने ऑफिस में बोर्ड मीटिंग के लिए गया। उसे अपनी माँ के साथ चीजों के सुलझने पर अच्छा महसूस हो रहा था। पहले वह गुस्से में था, लेकिन समायरा ने उसे एहसास दिलाया कि वह अभी भी एक औरत है और उसे प्यार किए जाने का हक है, और मिच एक अच्छा इंसान है। ऑफिस में मीटिंग उसकी सोच से ज्यादा लंबी चली। कई मुद्दों पर ध्यान देना था। उसने समायरा को फोन करके बताया कि वह देर रात तक घर नहीं आएगा और वह अपने कर्मचारियों और खुद के लिए डिनर मंगवाने जा रहा है। ऐसा रेत को होता था, लेकिन जब होता, समायरा हमेशा समझदारी दिखाती थी। समायरा बच्चों के बेडरूम में उन्हें देखने गई, फिर बिस्तर पर जाने से पहले कबीर ने फोन करके बताया था कि वह घर के लिए निकल चुका है। जब वह कमरे में आई तो उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ी। मुझे तुम्हारी याद आई। देर होने के लिए मुझे बहुत खेद है, उसने कहा, अपनी जैकेट और शर्ट उतारते हुए। कोई बात नहीं, मुझे समझ आता है कि तुम्हें एक समस्या का समाधान करना था, उसने कहा। टेबल पर जाकर उसके लिए स्कॉच का एक ड्रिंक डाला। वह हमेशा ऐसा करती थी जब उसे देर तक काम करना पड़ता था। मुझे लगता है समस्या हल हो गई, उसने ग्लास उसे देते हुए पूछा। हाँ, और मुझे वाकई ऑफिस में होने वाली चीजों पर और ध्यान रखना होगा। मैं जानने के लिए बेताब हूं कि तुम्हारी माँ और मिच के साथ क्या हुआ। उसने उसकी ओर देखा। उसने एक प्यारी सी ड्रेस पहनी थी। यह बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा। अब क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैं ये करना चाहता हूं, उसने कहा। उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके होंठ उसके होंठों पर गए। उसमें उमड़ रहे प्यार और इच्छा के साथ उसे चूमा, उसे बिस्तर पर लिटाते हुए। उसे पसंद था कि वह हमेशा उसका चुंबन लौटाती थी। कभी उसे वह जो चाहता था उससे इनकार नहीं करती थी। ओ कबीर, वह उसके मुंह में कराह उठी जब उसने उसका हाथ उसकी टांग पर और ड्रेस के नीचे जाता महसूस किया। उसने अपनी कमर उठाई, उसे अपनी पैंटी नीचे खींचने दी और उसके अंगुलियों को अपने अंदर जादू करते महसूस किया। उसने अपनी पीठ मोड़ी जब उसे लगा कि वह चरम पर पहुंच रही है, जबकि वह अपने होंठों को उसके होंठों से उसकी गर्दन तक ले गया। वह हाँफने लगी जब उसने उसकी ड्रेस का अगला हिस्सा फाड़ दिया, उसके स्तनों को उजागर करते हुए, और उन्हें चाटने और चूसने लगा। अब उसे खुशी थी कि उसने ब्रा नहीं पहनी थी। उसके शरीर पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें बन गईं। उसकी कोर धड़क रही थी और उसे केवल तीव्र आनंद महसूस हुआ जब वह उसके अंदर सरक गया, अपनी लंबाई से उसे भरते हुए। कबीर, मुझे तंग करना बंद करो, उसने जोर से कराहते हुए कहा, जब वह धीरे धीरे ऊपर नीचे हिलता रहा। उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसने अपने शरीर को ऊपर उठाया और उसे देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी जीभ उसके निचले होंठ पर फिर रही थी और उसके चेहरे पर एक कामुक नजर थी। उसे उसके चेहरे का भाव पसंद था जब वह बहुत उत्तेजित होती थी और रिलीज चाहती थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह एक से ज्यादा बार चरम पर पहुंचे। अब समय था कि दोनों को एक जबरदस्त चरमोत्कर्ष तक ले जाए। उसने तेजी से धक्के मारना शुरू किया, जिससे वह चीख उठी और उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां उसकी पीठ में धंस रही हैं। उसकी टांगें उसके चारों ओर लिपटी हुई हैं, और जब वह इस तरह हिली कि उसका नियंत्रण छूट गया, उसने दोनों को वह दिया जो वे चाहते थे। वह उसके ऊपर लेट गया। उसकी ड्रेस बिस्तर के किनारे पर टुकड़ों में पड़ी थी। अपनी बगल में लेटकर उसने उसकी ओर सिर घुमाया, अपनी सांस पकड़ने की कोशिश करते हुए। यह कमाल था, उसने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। हमेशा होता है,
और तुम हर साल और बेहतर होते जाते हो। वह उसकी बाहों में सिमट गई, अपना सिर उसकी पसीने से भरी छाती पर रखते हुए। मुझे बताओ, तुम्हारी माँ के घर पर क्या हुआ? उसने उसे सब कुछ बताया और कैसे उसने कहा कि वे उनके घर पर शादी कर सकते हैं और गेस्ट हाउस को रीमॉडल करने की बात। मुझे पता है कि मुझे पहले तुमसे यह सब चर्चा करनी चाहिए थी। वह उसकी ओर मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मुझे यह सोचकर अच्छा लगता है कि वे यहाँ रहेंगे और बच्चे अपनी दादी को इतने पास पाकर बहुत खुश होंगे। मैं उनकी शादी में मदद करने के लिए बेताब हूँ। मैं हमेशा चाहती थी कि हम एक करीबी परिवार बने और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैंने उन्हें डिनर के लिए भी आमंत्रित किया ताकि हम शादी और गेस्ट हाउस के बारे में बात कर सकें। उन्हें शायद यहाँ रहना पड़ेगा जब वह अपना अपार्टमेंट बेचेंगी और रीमॉडलिंग पूरी हो जाएगी। मैं उनके लिए एक स्वीट तैयार करवाऊंगी, उसने कहा, ऊपर पहुंचकर उसे चूमा। अगली शाम कैया और मिच आए, समायरा की पसंदीदा वाइन लाते हुए। वे सब लिविंग रूम में बच्चों के साथ बैठे और उन्हें बताया कि उनकी दादी और मिच शादी कर रहे हैं और गेस्ट हाउस में रहेंगे। वे बहुत खुश थे। वे मिच को उतना ही प्यार करते थे जितना बाकियों को। जब बच्चे शांत हो गए और अपने खिलौनों के साथ खेलने में व्यस्त हो गए, समायरा कैया के बगल में बैठी और उन्होंने शादी की योजनाएं बनानी शुरू की। मुझे तुम्हें वेडिंग ड्रेस के लिए शॉपिंग पर ले जाना है। मुझे एक छोटी सी ड्रेस की दुकान पता है जहां सबसे खूबसूरत वेडिंग गाउन मिलते हैं। मुझे वाकई ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, बस कुछ सादा और सरल, कैया ने कहा। डिनर परोसे जाने से पहले दोनों महिलाओं ने मेहमानों की सूची बना ली, जरूरी फूलों का चयन किया और मेन्यू चुन लिया। पुरुष हंसे जब उन्होंने देखा कि दोनों कितनी उत्साहित थीं। वे खुद गेस्ट हाउस की योजनाओं पर चर्चा करने लगे। बाद में डिनर के बाद और बच्चों को नहलाकर बिस्तर में लिटाने के बाद वयस्कों ने वाइन खोली और बैठकर शादी की और योजनाएं बनाई। जब लगभग सब कुछ तय हो गया, कैया और मिच उसके घर वापस चले गए। जब कबीर और समायरा बिस्तर पर थे, उसने देखा कि वह कितना शांत है, तो उसने पूछा कि क्या कुछ उसे परेशान कर रहा है। मैं आज रात तुम्हें देख रहा था, तुम्हारा चेहरा कैसे चमक रहा था जब तुम और मेरी माँ शादी की योजनाएं बना रही थीं। मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी सपनों की शादी से वंचित रखा गया। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ छीना गया। हमारी शादी असामान्य परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला। हम एक असली शादी कर सकते हैं और अपनी प्रतिज्ञाओं को नवीनीकृत कर सकते हैं। कबीर, यह वह नहीं है जो मैं चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी माँ की शादी की योजना बनाने में मजा आ रहा है। मैं जैसी चीजें हैं उससे खुश हूँ, लेकिन मुझे यह पसंद है कि तुम इसके बारे में सोच रहे थे। लेकिन नहीं, मुझे शादी नहीं चाहिए। अगले दिन नाश्ता करने के बाद बच्चे खेलने चले गए। कबीर और समायरा बगीचे में टहलने गए। वह झुका और उसके लिए कुछ फूल तोड़े। किसी कारण से उसे फूलों की दुकान से खरीदे गए फूलों से ज्यादा ये पसंद थे। वापस अंदर जाकर वह अपने ऑफिस में गया। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसने अपने डेस्क पर गड़बड़ी देखी। एक स्याही की बोतल उलट गई थी, जिससे कुछ कागजात पर स्याही फैल गई थी जिन पर वह काम कर रहा था। उसने एक नौकरानी को बुलाया, उसे समायरा को अपने ऑफिस में बुलाने के लिए कहा। उसके ऑफिस में घुसते ही वह देख सकती थी कि वह गुस्सा है। कबीर, क्या गलत है? यहाँ आओ और इस गड़बड़ी को देखो। गड़बड़ी देखकर उसने उसकी ओर देखा। ये कैसे हुआ? बच्चों ने यहाँ खेला होगा। उन्हें पता है कि जब तक हम उनके साथ ना हो, उन्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि यह बच्चे थे? उसने डेस्क के नीचे पड़ी एक बारबी गुड़िया उठाई और उसे दिखाया। यह निश्चित रूप से मेरा नहीं है। जाओ, दोनों को बुलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वे यहाँ आने की बात स्वीकार करेंगे। समायरा जानती थी कि कबीर गुस्से में है और उसे चिंता थी कि वह क्या करने वाला है। मैं उन्हें बुलाती हूँ, लेकिन कृपया उनके साथ बात करने से पहले शांत हो जाओ। याद रखो, वे बच्चे हैं, तुम्हारे कर्मचारी नहीं। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, वह कमरे से भागी और समर और अन्ना लिसा को उनकी पाठशाला से लेने चली गई। अन्ना लिसा ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया जब वे ऑफिस में दाखिल हुए। समर उनके बगल में बेपरवाह चल रहा था।
कबीर अपने डेस्क के पीछे बैठा था। बच्चों को पास आने का इशारा किया। समायरा दरवाजे के पास खड़ी थी, देख रही थी और सुन रही थी। उसने दोनों बच्चों को घूरा। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। क्या तुम में से किसी ने बिना इजाजत यहाँ प्रवेश किया? नहीं पिताजी, समर ने कहा उसकी ओर देखते हुए। वह अन्ना लिसा की ओर मुड़ा। तुम्हारा क्या? उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके होंठ कांप रहे थे क्योंकि उसने फर्श की ओर देखा, अपने पिता की आंखों से बचते हुए। नहीं पापा, कबीर ने एक आह भरी। मुझे पता है कि तुम में से कोई एक यहाँ था, और अगर जिसने यह गड़बड़ की वह मुझे सच नहीं बताएगा तो मुझे तुम दोनों को सजा देनी पड़ेगी। तुम दोनों जानते हो कि मुझे या तुम्हारी माँ से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। समर अपनी छोटी बहन को मुसीबत में नहीं पड़ने देना चाहता था, बोला। अन्ना, लिसा को सजा मत दो। यह मैं था जो यहाँ आया और तुम्हारे डेस्क पर स्याही गिरा दी। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं कुछ कागज ढूंढ रहा था ड्राइंग के लिए, उसने हकलाते हुए जवाब दिया। कबीर ने मुस्कान को दबाया जो बाहर आने को बेताब थी। वह जानता था कि उसका बेटा अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह भी उसका बचाव करेगी। ठीक है, तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। अन्ना लिसा ने अपना सिर उठाकर अपने पिता की ओर देखा। नहीं पापा, उसे सजा मत दो। यह मैं थी। मैं यहाँ खेल रही थी और स्याही की बोतल गिर गई। मुझे माफ कर दो पापा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और फिर अपनी बेटी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। जब उसने उसकी छोटी सी आंख से एक आंसू बहता देखा, उसने अपने अंगूठे से उसे पोंछ दिया। क्या तुम वाकई माफी मांग रही हो और वादा करती हो कि फिर कभी यहाँ अकेले नहीं आओगी? हाँ पापा, मैं वादा करती हूँ। उसने अपनी बांह उसकी कमर में डाली, उसके सिर के ऊपर चुंबन दिया और समर की ओर देखा। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। जो गलत है, मुझे तुम दोनों को सजा देनी होगी। समायरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे डर था कि वह क्या करने वाला है। यह पहली बार था जब उसने बच्चों को सजा देने की बात की थी। कबीर ने उसकी ओर देखा और उसकी चिंता देखी। उसने फिर से बच्चों की ओर ध्यान दिया। मैंने सुना है कि रसोइया आज रात तुम्हारा पसंदीदा डेजर्ट बना रहा है, स्ट्रॉबेरी चीज केक विद होममेड व्हिप क्रीम। वह जानता था कि वे दोनों इसे कितना पसंद करते हैं, हमेशा दूसरी बार मांगते हैं। आज रात तुम दोनों को डेजर्ट नहीं मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कमरों में जाओ और सोचो कि तुमने क्या किया, और अब और झूठ नहीं। उसने अन्ना लिसा को गाल पर एक चुंबन दिया और उसे नीचे उतारा। हाँ पिताजी, समर ने कहा, अपनी बहन का हाथ पकड़ते हुए। की कबीर ने गुड़िया उठाई और अपनी छोटी बेटी को दी। धन्यवाद पापा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने कहा, उसकी कमर को गले लगाकर फिर समर के साथ चली गई। जब वे समायरा के पास से गुजरे, उसने उनके सिरों पर हाथ फेरा। फिर वह कबीर के पास गई। तुमने इसे अच्छे से संभाला, उसने कहा, उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए।